हेलो गाइस, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपका कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो कोई भी टॉपिक का रिलेटेड मिस ना हो। सो गाइस अभी स्टार्ट करते हैं हम आपका स्ट्रेटेजीज एनहांसमेंट्स जो फूड है उसका क्लास 12 का, ठीक है, क्लास 12 का चैप्टर नंबर 9 का सेकंड पार्ट जो है प्लांट ब्रीडिंग। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और प्लांट इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन आता है तो मोस्टली इसी प्लांट ब्रीडिंग से आता है, जो कि काफ़ी एग्जाम्पल्स हैं, काफ़ी ट्रिकी चीज़ है जिसको मैं सबको आपको एकदम अच्छे से आज याद भी करवा दूंगा। अब बस एंड तक बने रहिए और अपना 8 से 12 मार्क्स जो 2 से 3 क्वेश्चन आता है उसे आप कैरी करके लेके जाइए, ठीक है, नीट के लिए और बोर्ड्स के लिए भी सब समझ लोगे आप। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं प्लांट ब्रीडिंग। तो भैया ये प्लांट ब्रीडिंग होता क्या है? तो प्लांट ब्रीडिंग मतलब क्या होता है कि आप क्या करोगे इसमें? प्लांट ब्रीडिंग में आप क्या करोगे कि आप 2 अलग अलग प्लांट के वैरायटी लोगे। ये एक वैरायटी हो गया जिसमें आपको अच्छा कंटेंट मिलने वाला है, प्रोटीन कंटेंट सपोज, और ये एक ऐसा प्लांट है सेम स्पेसिस का जिसमें ये प्लांट ऐसा है जो डिजीज रेजिस्टेंट है। तो दोनों को जब आप क्रॉसिंग कराओगे, हाइब्रिडाइजेशन करवाओगे, तो क्या होगा? आपका एक नया प्लांट ऐसा बनेगा जो हाई प्रोटीन कंटेंट करता है और डिजीज रेजिस्टेंट भी हो गया। तो 2 क्वालिटी मिल गया भाई, हाइब्रिड बन गया आपका। ठीक है, सो यही है प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली आपका हाइब्रिडाइजेशन होगा और बाद में प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक का आपको आर्टिफिशियली सेलेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, आपको बाद में जाके आर्टिफिशियली सेलेक्ट करना पड़ता है कि आपका कौन सा जो प्लांट बना हुआ है वो आपका डिजायरेबल ट्रेट को लेके जा रहा है। ठीक है, सो इसी को हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। सो प्लांट ब्रीडिंग मतलब इट इज़ द मैनिपुलेशन, मैनिपुलेशन मतलब चेंज करना। ठीक है, मैनिपुलेशन ऑफ प्लांट स्पेसीज, ठीक है, टू क्रिएट ए डिजायर्ड प्लांट सुइटेबल। ठीक है, ताकि आप प्लांट स्पेसीज को मैनिपुलेट करो, उसका जीन को मैनिपुलेट करो ताकि आप ऐसा डिजायर्ड प्लांट बनाओ विच इज सुइटेड फॉर बेटर कल्टिवेशन, बेटर यील्ड, अच्छे से कल्टिवेट हो, प्रोडक्शन बढ़िया हो एंड डिजीज रेजिस्टेंट। ठीक है, सो उसके बाद आ गया ग्रीन रिवोल्यूशन। ये इसके बारे में तो हम पढ़ेंगे थोड़ा देर में। तो ग्रीन रिवोल्यूशन मतलब क्या? ग्रीन रिवोल्यूशन मतलब एग्रीकल्चर का एकदम धमाधूम प्रोडक्शन होना। ठीक है, और जब फिश का धमाधूम प्रोडक्शन होता है पूरा एकदम ज़्यादा अमाउंट पे, उसे हम कहते हैं ब्लू रिवोल्यूशन। तो खेत ग्रीन दिखते हैं ना, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जब धमाधूम बढ़ता है तो उसी को हम बोलते हैं ग्रीन रिवोल्यूशन। ठीक है, सो नाउ पहले का प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक्स में आपका क्या इस्तेमाल होता है? तो क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक्स इन्वॉल्व्स हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, आप 2 प्लांट को लो, एक डिजीज रेजिस्टेंट और एक बेटर फ्लेवर प्लांट को लो, आपका नया प्लांट बन गया जिसमें बेटर फ्लेवर और डिजीज रेजिस्टेंट दोनों हैं। ठीक है, सो हाइब्रिडेशन करवाना है, उसके बाद आपको आर्टिफिशियली सेलेक्ट करना है कि इस तरीके से आपका तो बहुत रिजल्ट बनेगा। तो इसमें से कौन सा ऐसा रिजल्ट बना, कौन सा ऐसा प्लांट है जो आपका डिजायरेबल ट्रेट को कैरी करते जा रहा है, तो आपको आर्टिफिशियली सेलेक्ट करना है और उसी को ग्रो करवाते रहना है। ठीक है, आजकल तो मोलिकुलर जेनेटिकल टूल्स लाइक जेनेटिक्स, बहुत सारा जो प्लांट है उसका जीन को मॉडिफाई कर दिया जा रहा है ताकि और बेटर प्लांट ब्रीडिंग करवाया जा सके आजकल। ठीक है, इसका बारे में ऑलरेडी मैंने बायोटेक्नोलॉजी में अच्छे से डिस्कस कर दिया है, आप जाके देख सकते हैं बायोटेक का वीडियो। ठीक है, जहाँ बीटी कॉटन प्लांट बना था। ऑलराइट, सो ना प्लांट ब्रीडिंग क्यों करना है? ठीक है, ताकि आपका डिजायरेबल ट्रेट प्लांट में आ जाए, हाइब्रिड में आ जाए। क्या क्या ट्रेट? जैसे आपका क्रॉप का यील्ड बढ़े, क्वालिटी मस्त हो। ठीक है, जो कोई क्रॉप्स ऐसे होते हैं जो ठंडा में नहीं उग सकते हैं, उनको हाई टेम्परेचर में नहीं उग पाते हैं, तो उसे प्लांट को आप प्लांट ब्रीडिंग करके उनको टॉलरेंस बना सकते हो। सो इंक्रीज द टॉलरेंस टू इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस टू प्लांट, जैसे कि हाई सैलिनिटी में भी वो रह पाएगा, एक्सट्रीम टेम्परेचर में भी मस्त से ग्रो करेगा, ड्राउट सूखा रहे तो भी वो अच्छे से प्लांट ग्रो करेगा। ठीक है, एंड प्लांट ब्रीडिंग तरीके से आप जो प्लांट होता है उसको रेजिस्टेंट बना सकते हो टू द इंसेक्ट, पेस्ट एंड पैथोजन, जैसे बैक्टीरिया हो गया, पैथोजन लाइक, ठीक है, वायरस हो गया, उन सब से डिजीज रेजिस्टेंट मतलब एकदम डिजीज फ्री, उसको डिजीज अटैक नहीं कर पाएगा, उस तरीके से आपने मॉडिफाई कर दिया उसको प्लांट ब्रीडिंग करके। यही उसका फायदा है प्लांट ब्रीडिंग का। ऑलराइट, नाउ व्हाट आर द मेन स्टेप्स इन प्लांट ब्रीडिंग? ठीक है, मेन स्टेप्स क्या है प्लांट ब्रीडिंग में? तो मैं ये है मेन स्टेप, आपको ये सिक्वेंशियली याद रखना है। कभी नीट में पूछ दिया एरो मार के अरेंज करने को इस तरीके से, तो स्टेप क्या होगा तो जान के रखना है, और बोर्ड्स वालों के लिए डिटेल्स में जानना है। मैं सब पढ़ा दूंगा बट उससे पहले मैं बस एक आपको आइडिया दे रहा हूँ। ठीक है, कि स्टेप्स क्या होता है प्लांट ब्रीडिंग में। तो पहला स्टेप होता है कलेक्शन ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी। क्योंकि आप किसी एक प्लांट, सपोज आप राइस प्लांट को क्रॉस करना चाहते हो, ठीक है,
तो आप 2-3 वैरायटी देखे होंगे, तो आप लोग इसी को क्रॉस कर दो। पर वाइल्ड जंगलों में और दुनिया भर का हजारों वैरायटीज होता है कि नहीं। तो पहला स्टेप होगा, आप जितना भी प्लांट, जिसके भी जो भी पर्टिकुलर क्रॉप का आप ब्रीडिंग करना चाहते हो, उसका भले ही प्लांट हो या सीड हो, जितना भी वैरायटी है, वाइल्ड वैरायटी से लेकर जितना भी वैरायटी है, ताकि उसका सारा एलील्स और जीन्स भी कलेक्ट हो जाए। ठीक है, सबको कलेक्ट कीजिए। ठीक है, पहला स्टेप वो होगा। और इस कलेक्शन को हम कहते हैं जर्म प्लाज्म कलेक्शन। क्या? जर्म प्लाज्म कलेक्शन। पहला स्टेप ये है, मैं रफली बता रहा हूँ कि अभी नोट के साथ मैं बता दूंगा। सेकेंड स्टेप क्या होगा, जब आपने दुनिया भर का प्लांट कलेक्ट कर लिया, तो उसमें से आपका जो डिजायरेबल क्वालिटी चाहिए आपको, वो सब प्लांट को आप सेलेक्ट कीजिए। सो इवैल्यूएशन ऑफ द सिलेक्टेड प्लांट जर्म प्लाज्म जो भी आपने कलेक्ट किया, एंड सिलेक्शन ऑफ द पेरेंट, जो भी आपका डिजायरेबल क्वालिटी है, वो सब पेरेंट को आप सेलेक्ट कीजिए। दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप है, जब आप सेलेक्ट कर लेंगे ये सुपीरियर प्लांट और ये सुपीरियर प्लांट, दो पेरेंट सेलेक्ट कर लिया, उसको आप क्रॉस हाइब्रिडेशन करवाइए ऑफ सेलेक्टेड पेरेंट, ताकि आपका प्रोडक्ट मिल पाए। ठीक है, जैसे कि आपने एक प्लांट लिया जो हाई प्रोटीन कंटेंट बनाए, और एक प्लांट लिया आपने जो डिजीज रेजिस्टेंट हो, उस दो का आप क्रॉस हाइब्रिडेशन करवा दीजिए। बस इसका ड्रॉबैक है कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, और आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो हज़ारों, मतलब बहुत हज़ार क्रॉस करने के बाद एक ही परफेक्ट बनता है। सो इट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग। तो आपका इस तरीके से दुनिया भर का प्रोडक्ट बन जाएगा क्रॉस हाइब्रिडेशन करने के बाद। ठीक है, तो इसमें से आपका किस में आपका जो डिजायरेबल क्वालिटी जो आप चाहते थे वो किस प्लांट में है, तो चौथा स्टेप वो है, डेट इज सेलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट, कि कौन सा प्लांट में आपका दोनों कैरेक्टर रिकॉम्बाइन होकर मिले हुए हैं, डिजायरेबल कैरेक्टर मिला हुआ है। और जब आपको वो प्लांट भी मिल गया, ठीक है, जो प्लांट आपको सुपीरियर कैरेक्टर चाहिए था, दो रिकॉम्बिनेंट कैरेक्टर दोनों का, तो आप क्या करोगे, उसको टेस्टिंग करोगे। पहले रिसर्च फील्ड में टेस्टिंग करोगे, इस प्लांट को देखोगे कि भाई कौन सा कंडीशन में ग्रो कर रहा है, कौन सा में नहीं कर रहा है। ठीक है, क्या क्या कंडीशन चाहिए, क्या क्या नहीं चाहिए इसको, और उसको रिकॉर्ड करोगे। और जब रिसर्च फील्ड में आप टेस्ट कर लोगे फाइनल प्लांट को, तो उसको आप अब एग्रीकल्चर फील्ड में टेस्ट करोगे, मतलब फार्मर्स के फील्ड में, और वो भी 3 डिफरेंट सीजन तक टेस्ट करोगे, एक ही नहीं 3 बार अलग अलग सीजन में। और एक जगह में ही नहीं, कंट्री के अलग अलग रीजन में आप टेस्ट करोगे कि यहाँ उग पा रहा है कि नहीं, यहाँ उग पा रहा है, क्या कंडीशन है। और ये सब जब सब बढ़िया से पास हो गया, तो फाइनली आप उसे कमर्शियलाइज करवा सकते हो, मार्केट में रिलीज कर दोगे प्रोडक्ट के नाम से। ठीक है, सो दिस आर द मेन स्टेप्स इन प्लांट ब्रीडिंग, सिंपल भाषा में। अब इसी को चलिए पढ़ते हैं। लैंग्वेज में थोड़ा दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या है आपका, कलेक्शन ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी। अब बनाना बोलूँ तो देखिए कितना सारा बनाना का वेराइटी है, दिख रहा है और गाजर बोलूँ तो कितना सारा है। सो वही है कि इन वाइल्ड रिलेटिव ऑफ मेनी क्रॉप्स, मतलब दुनिया भर का होते हैं जो जंगली उंगली से मिला के सब, प्री एग्जिस्टिंग जेनेटिक वेरिएबिलिटीज अवेलेबल। वहाँ में ऑलरेडी आप भले ही 2-4 को देख के बोल रहे यही प्लांट है, नहीं, पर आप जब जंगल में जाओगे तो देखोगे दुनिया भर का अलग अलग वेराइटी है। तो जेनेटिक वेरिएबिलिटी अवेलेबल है वाइल्ड रिलेटिव्स में। ठीक है, तो उनको कलेक्ट करना, ठीक है, उनको कलेक्ट करना, कल्टीवेट करना आपका प्री रिक्विजिट होना चाहिए फॉर द इफेक्टिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द नेचुरल जीन। अगर आपको कोई भी कैरेक्टर का जीन चाहिए तो उनका प्रिजर्व कीजिए, कल्टीवेशन कीजिए, तब ना आपको जेनेटिक वेरिएबिलिटी दिखाई देगा कि स्पेसिस का। ठीक है, तो पहला स्टेप आपका यही है कि आप इसे कलेक्ट करोगे। सो द एंटायर कलेक्शन ऑफ ए प्लांट हो या सीड हो, हैविंग ऑल द एलील्स फॉर ऑल द जीन्स, जितना भी कैरेक्टर होगा सबका जीन होना पड़ेगा। सारा प्लांट आपने जो भी पर्टिकुलर क्रॉप का कलेक्ट किया, उसे ही हम बोलते हैं आपका जर्म प्लाज्म कलेक्शन, जो कि हमारा पहला स्टेप है, विच आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू। ठीक है, दूसरा स्टेप है आपको इवैल्यूएशन करना है इन सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। That is, the germ plasm is evaluated for identifying plants with desirable character. आपका जो डिजायर कैरेक्टर है वो सब सेलेक्ट कीजिए, उन सारा प्लांट जो आपने कलेक्ट किया उसमें से। ठीक है, और सेलेक्टेड प्लांट्स को मल्टीप्लाई करके आप हाइब्रिडेशन में उसे यूज़ करेंगे। तो थर्ड स्टेप है आपका क्रॉस हाइब्रिडेशन among selected plants. So it is the process in which the desired character are genetically combined from 2 different parents to produce a hybrid plant. फॉर एग्जाम्पल, एक प्लांट आपने ऐसा लिया जिसका हाई प्रोटीन क्वालिटी हो एक पेरेंट का, और उसको कंबाइन कर दिया दूसरा पेरेंट प्लांट के साथ जो डिजीज रेजिस्टेंट हो। ठीक है, ताकि आपका हाइब्रिड ऐसा बने जिसमें दोनों हो, हाई प्रोटीन कंटेंट एंड डिजीज रेजिस्टेंट हो। जैसे कि इसमें देखिए, ये मकई में देखिए आप, तो इसका क्वालिटी बहुत मस्त है, मतलब डिजीज है, ये बीमारी है, पर इसका प्रोटीन कंटेंट बहुत ज़्यादा है। देखिए बहुत दाना जो है मोटा मोटा है। और एक इसको देखिए,
ये छोटा छोटा है बट ये डिजीज़ फ्री है, मतलब इसमें आपका प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा है, ये डिजीज़ रेजिस्टेंट है। दोनों को क्रॉस करवा दिए तो देखिए प्रोडक्ट बन गया, बड़ा भी बना, प्रोटीन भी मस्त है और डिजीज़ फ्री है। ठीक है, और ऐसा जो है आपका एक बार में नहीं बनता, तो लिमिटेशन वही है कि इट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग इन 10 days per days। ठीक है, और हाइब्रिड में नॉट कंबाइन द डिजायरेबल कैरेक्टर, यूजुअली ओनली 100 to 1000 क्रॉसेस सो द डिजायरेबल कंडीशन कॉम्बिनेशन। आप हज़ारों क्रॉस करोगे तब जाके आपको डिजायरेबल कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। ऑलराइट, और मिल भी गया तो चौथा स्टेप है आपका सिलेक्शन करना एंड टेस्टिंग करना। सो इट इज़ ए क्रूशियल टू द सक्सेस ऑफ ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव एंड रिक्वायर केयरफुल साइंटिफिक इवैल्यूएशन ऑफ द प्रोजेनी। आपको केयरफुली उसको ऑब्जर्व करना है प्रोजेनी को कि क्या वो प्लांट में है, दोनों पेरेंट क्या सुपीरियर कैरेक्टर को लिया है कि नहीं। ठीक है, अगर आपको ऐसा प्रोजेनी में दिखता है तो उसे प्लांट को आप बार बार मल्टीप्लाई करोगे, बार बार सेल्फ पोलिनेशन करवाओगे ताकि वो कैरेक्टर्स में सेट हो जाए, और उसी को हम कहते हैं होमोजाइगोसिटी और यूनिफॉर्मिटी। ठीक है, ताकि वो कैरेक्टर सेग्रीगेट ना हो अपने नेक्स्ट जनरेशन के प्रोजेनी में। ठीक है, और जब आपको मिल जाएगा तो फाइनली टेस्टिंग करोगे। सो द न्यूली सेलेक्टेड लाइन्स आर इवेलुएटेड फॉर देयर यील्ड, उनका कैसा प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, एंड एग्रोनॉमिक ट्रेड, क्या कैरेक्टर है, क्वालिटी क्या है, डिजीज रेजिस्टेंट है कि नहीं, इसके लिए टेस्ट करोगे। एंड दिस इज डन बाय ग्रोइंग देम ऑन रिसर्च फील्ड। पहले रिसर्च फील्ड में ग्रो करोगे, उसका परफॉर्मेंस रिकॉर्ड करोगे अंडर आइडियल फर्टिलाइजेशन, इरीगेशन, पानी वानी देके, क्रॉप मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, अलग अलग तरीके से उसको आप मेजर करोगे लैब में। ठीक है, वहाँ से जब वो पास होता है तो हो जाएगा द इवैल्यूएशन, रिसर्च फील्ड इवैल्यूएशन इज फॉलोड बाय टेस्टिंग द मटेरियल इन फार्मर्स फील्ड फॉर एटलीस्ट 3 ग्रोइंग सीजन के लिए आप उसे करोगे अलग अलग लोकेशन में कंट्री का। ठीक है, और जब सब कुछ हो जाएगा, इवैल्यूएटेड हो जाएगा, और जो सबसे बेस्ट अवेलेबल होगा उसको मार्केट में आप कमर्शियलाइजेशन के लिए भेज दोगे। ठीक है, वो खाद उद की दुकान में आप उसे भेज दोगे पैकेजिंग होके। सो इस तरीके से ट्रेडिशनल प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक्स चलता है। ऑलराइट, अब आप बात करते हैं हम जैसे इंडिया में आपका जो अंग्रेज ने राज किया तो उन्होंने कुछ सामान किया, बट एग्रीकल्चर में उन्होंने उतना फोकस नहीं किया। इसलिए जब इंडिया आज़ाद हो गया 1947 में, और जो रेट से पॉपुलेशन बढ़ रहा था ना, उसके बाद 1960 में आपका भूखमरी स्टार्ट हो गया, लोग खाना नहीं खाए हुए मर रहे थे। ठीक है, ऐसा सिचुएशन आ गया कि लोग एक ही टाइम खाना खाते थे होल फैमिली में, सब कोई का, क्यों खाना ही नहीं है, पॉपुलेशन इतना बढ़ गया। तो 1960 से लेके आपका 2000 का बीच में दुनिया भर का बहुत सारा क्रॉप्स का प्रोडक्शन हुआ, राइस का, व्हीट का, ह्यूज प्रोडक्शन बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ सेमी डॉर्फ वेराइटीज़। सेमी डॉर्फ वेराइटी राइस और व्हीट का डाला गया, जिसका प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, उसको इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया और आपका प्रोडक्शन बढ़ा। और इसी पीरियड को हम कहते हैं ग्रीन रिवोल्यूशन, जो कि थोड़ा देर पहले मैंने एक्सप्लेन किया था। ठीक है, सो कुछ डाटा है, देखते हैं। देखिए, इंडिया में जो टोटल जीडीपी होता है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसमें से एग्रीकल्चर 33% आपका इंक्लूड करता है, एंड 62% ऑफ इंडिया का पॉपुलेशन जो है एग्रीकल्चर पे एम्प्लॉय करता है, डिपेंड होता है। और जो इंट्रोडक्शन ऑफ सेमी डॉर्फ वेराइटीज़ का, राइस और व्हीट का वैसे आपका जो प्रोडक्शन बढ़ा 1960 से लेकर मिड 60s में, उसे हम कहते हैं ग्रीन रिवोल्यूशन। एक डाटा है, उसे याद रखना है बस कि कितना बढ़ा। तो व्हीट का प्रोडक्शन 1960 में 11 मिलियन टन था और 2000 में कितना हो गया, 75 मिलियन टन। ठीक है, करीब 7 गुना बढ़ा, इसे याद रखिएगा। और राइस का प्रोडक्शन आपका 1960 में कितना था, 35 मिलियन, और इसका प्रोडक्शन बढ़ गया कितना आफ्टर इंट्रोडक्शन सेमी डॉर्फ वेराइटीज़, तो 2000 तक इसका 89.5 मिलियन टन तक बढ़ा, 2.5 गुना करीब बढ़ गया। तो इस डाटा को थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। एनसीईआरटी का बातें हैं, नीट में कब पूछ दे किसी को पता नहीं। सो आई एम ट्राइंग टू क्लियर एवरीथिंग। ठीक है, सो क्या क्या व्हीट और राइस का वेराइटी आई है उसको देखते हैं। ठीक है, सो इंडिया में ग्रीन रिवोल्यूशन में MS स्वामीनाथन साइंटिस्ट का बहुत बड़ा रोल था। ठीक है, तब आते हैं हम व्हीट का वेराइटीज़ में। ठीक है, व्हीट का वेराइटीज़ में तो एक साइंटिस्ट थे हमारे हमारा एक साइंटिस्ट है डेट इज़ नॉर्मन ई बोरलॉग, उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला गया। ये क्या किया, इन्होंने मेक्सिको में एक सेंटर में रिसर्च इंस्टीट्यूट में काम किया और कुछ सेमी डॉर्फ वेराइटीज़ ऑफ व्हीट का इन्होंने डेवलप किया। ठीक है, ताकि प्रोडक्शन बढ़ पाए पूरे वर्ल्ड में। तो इन्होंने कौन से इंस्टीट्यूट पे काम किया, तो इंटरनेशनल सेंटर फॉर व्हीट एंड मेज इम्प्रूवमेंट सेंटर पे काम किया, जो कि कहाँ है, मेक्सिको पे है। हर लाइन पे कुछ है नहीं नीट का, ये सेंटर कहाँ है,
इस जगह में कौन सा सेंटर था, किसने काम किया था, किस पे काम किया था, क्या डेवलप किया था, एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो इन्होंने डेवलप किया था सेमीडोर वेराइटीज़। और इंडिया में वो सेमीडोर वेराइटीज़ 1963 में भूखमरी का 3 साल बाद 1960 के बाद इंट्रोड्यूस किया गया था इन द नेम ऑफ, देखिए गेहूँ इस तरीके से गोल्डन कलर का थोड़ा दिखता है तो सोना। ठीक है, तो इंट्रोड्यूस किया गया था इन द नेम ऑफ सोनालिका एंड कल्याण सोना। सोना सोना से याद रखिएगा, सोनालिका एंड कल्याण सोना। ठीक है, 1963 में, तभी तो प्रोडक्शन बढ़ा आपका 7 गुना जैसा। सिमिलरली राइस का भी कुछ सेमीडोर वेराइटीज इंडिया में लाया गया। ठीक है, सो 2 सेमीडोर वेराइटीज राइस का डेवलप हुआ था। एक था आपका IR8, एक वेराइटी क्या है IR8। ये कहाँ में डेवलप हुआ, तो ये इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट IRII में, ये फिलीपींस में देखो IIIRI। ठीक है, सो याद रख लीजिएगा, IR से इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका फिलीपींस में है, जहाँ क्या डेवलप हुआ आपका, तो वहाँ आपका डेवलप हुआ IR8 सेमीडोर वेराइटीज़। और ताइवान में आपका एक डेवलप हुआ टाइचुंग नेटिव 1 में, ऐसा लिख रहा हूँ। ठीक है, टाइचुंग नेटिव 1 डेवलप हुआ। और इंडिया में इन दोनों को कंबाइन करके वेराइटी बनाया गया जया एंड रत्ना। ठीक है, सो खाना जो होता है, चावल जो होता है, घर में मम्मी लोग ही बनाते हैं, लेडी लोग, तो उनसे याद रख लीजिएगा जया और रत्ना, लेडी का नाम। ठीक है, इस तरीके से याद रखिएगा। और ये 3 साल का डिफरेंस है। देखिए 1960 में भूखमरी, 1963 में वेट का सेमीडोर वेराइटीज इंट्रोड्यूस किया गया, सोनालिका एंड कल्याण सोना। और ये 3 साल बाद, डेट इज 1966 में इसे इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया में। इंडिया में कौन सा डॉर्फ से सेमीडोर वेराइटीज इंक्लूड किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया, जया एंड रत्ना, याद रखिएगा। और बाकी सेमीडोर जो IR8 और टाइचुंग नेटिव कहाँ डेवलप हुआ उसे भी ध्यान रखना है। ठीक है, एंड सिमिलरली कमिंग टू दी शुगर कैन, तो शुगर कैन का 2 वेराइटी था। एक था आपका सेक्रम बारबेरी, ठीक है, लेट मी चेंज द कलर, सेक्रम बारबेरी। और एक होता है आपका सेक्रम ऑफिसिनलिस। सो याद रखिएगा, ऑफिसिनलिस से ऑफिसर टाइप। ठीक है, तो साउथ में लोग लिटरेसी रेट काफ़ी ज़्यादा है, तो वहाँ के लोग पढ़ लिख के ऑफिसर बनते हैं। ठीक है, सो जो सेक्रम ऑफिसिनलिस था वो कहाँ में ग्रो करता है, वो साउथ में ग्रो करता था, साउथ इंडिया में। ठीक है, ऑफिसर है तो सैलरी ज़्यादा मिलता है। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब है ये शुगर कैन का स्टेम जो होता है, देखिए काफ़ी मोटा होता है, ठीक होता है। ठीक होने से इसका प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, शुगर कंटेंट ज़्यादा होगा। वहीं और एक आपका शुगर कैन का वेराइटी था सेक्रम बारबेरी, बारबर गरीब। इसका स्टेम जो होता है काफ़ी पतला है, देखिए शुगर कंटेंट कम है, और ये सिर्फ नॉर्थ इंडिया में उगता है, नॉर्थ इंडिया। तो काफ़ी दिक्कत है नॉर्थ इंडिया में। और जब ये सेक्रम वाले को नॉर्थ इंडिया में ग्रो करो तो उगता नहीं है, तो साइंटिस्ट ने क्या किया, ये बारबेरी और ऑफिसिनलिस को क्रॉस करके एक न्यू वेराइटी बना लिया। सिंपल सा उपाय निकाल दिया, ब्रीडिंग करके इनका दोनों को क्रॉस करवा दिया। इससे क्या हुआ, जो इन आपका न्यू वेराइटी हुआ उसमें आपका प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ, थिकर स्टेम हुआ, हाई शुगर कंटेंट था। और ये न्यू वेराइटी अब अभी आपका नॉर्थ इंडिया में भी ग्रो हो पाएगा, ताकि इधर भी आपका प्रोडक्शन बढ़े। ऑलराइट, सो हो गया ये यहाँ में ये बात को। तो एक बार लैंग्वेज आप देख लीजिए पोस्ट करके। ठीक है, समय ज़्यादा लग रहा है आई नो ज़्यादा लग रहा है, बट स्टिल बहुत है ना इस चैप्टर में, इसे ही पढ़ना है। ठीक है, फिर भी एक बार पढ़ देता हूँ। चलिए, सेक्रम बारबेरी जो कि नॉर्थ इंडिया में ग्रो होता है, पुअर कंटेंट होता है और प्रोडक्शन, क्रॉस कर दिया गया ऑफिसिनरीज के साथ, जो कि साउथ इंडिया में मिलता है, थिकर स्टेम और हाई शुगर कंटेंट। और इसका हाइब्रिड जो शुगर कैन मिला, उसके बाद सारा डिजायरेबल क्वालिटी आ गया, ये सब जो कि भी बताया मैंने। ऑलराइट, सिमिलरली प्लांट ब्रीडिंग से कौन सा मिलेट्स को इंट्रोड्यूस किया गया, हाइब्रिड डेवलप किया गया, तो याद रखिएगा माइकल जैक्सन बैंड। ठीक है, डेट इज मेज, जवार एंड बाजरा को डेवलप किया गया। और इनका जो वेराइटी किया गया उसका प्रोडक्शन ज़्यादा था, एंड दिस आर रेजिस्टेंट टू वाटर स्ट्रेचेस, कम पानी में भी आराम से उग पा रहे थे, एकदम फर्स्ट क्लास प्रोडक्शन दे रहे थे। तो मिलेट्स का याद रखिएगा, MJB। ठीक है ना, प्लांट ब्रीडिंग करके हमने बहुत सारा प्लांट ऐसा भी बनाया जो डिजीज रेजिस्टेंट है, क्योंकि प्लांट का जो क्रॉप लॉस है 20 to 30% आपका काफ़ी लॉस हो जाता था। कोई फंगी, इंसेक्टिसाइड, वायरल, बैक्टीरिया अटैक करके उसको ख़राब कर देते थे। ठीक है, सो होस्ट प्लांट जो भी प्लांट होता था उसको हम इस तरीके से मॉडिफाई करते थे कि वो पैथोजन को मतलब प्रिवेंट करे, डिजीज होने ना दे, उसका जेनेटिक एबिलिटी इस तरीके से मॉडिफाई कर दिया जाता था, डिजायर कैरेक्टर को कंबाइन करके बाय प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक्स। ठीक है,
और उससे पहले कुछ डिजीजेस आपको बता दें तो याद रखिएगा, फंगस सबको अटैक करता है, आपका व्हीट को भी, आपका शुगर केन को भी और आपका पोटैटो को भी। क्वेश्चन पूछेगा कि फंगाई व्हीट में क्या बीमारी करता है, तो व्हीट में याद रखिएगा व्हीट थोड़ा गोल्डन ब्राउन कलर का होता है, तो उसमें क्या बीमारी करेगा, ब्राउन रस्ट ऑफ व्हीट। शुगर केन लाल लाल होता है, अभी फिगर देखा था थोड़ा स्टेम, तो शुगर केन में क्या बीमारी करता है, रेड रूट ऑफ शुगर केन। और पोटैटो में आपका लेड ब्लाइट ऑफ पोटैटो। ठीक है, तो पूछेगा नीट में क्वेश्चन कि लेड ब्लाइट ऑफ पोटैटो इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, वायरल, फंगाई, दिस, तो फंगाई मारना है। तो फंगाई क्या बीमारी करता है पोटैटो में, तो भी जानना है आपको। ठीक है, तो ये सब में कर रहे थे, ऐसे दिमाग में रखो। बैक्टीरियल बीमारी का याद रखना, बी और सी, बैक्टीरिया में सी आ रहा है, तो ये क्या करता है, ब्लैक रूट कोज करता है, सी से याद रखना किस पे, क्रूसीफर में। ठीक है, और वायरल तो भाई ये तोबे मोजाइक डिजीज करता है टोबैको में, एंटरनिप में, टीटी में, तो इसको याद रख लेना नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑलराइट, और कौन सा बीमार क्या है तो आप यहाँ देख लीजिए आराम से। एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए इसका, डिटेल एक्सप्लेनेशन एग्जाम्पल से चाहिए। सो क्या क्या मेथड है प्लांट ब्रीडिंग का जिससे आप डिजीज रेजिस्टेंट बना पाओ। सो एक तो है आपका कन्वेंशनल ब्रीडिंग टेक्निक, एक है आपका म्यूटेशन ब्रीडिंग, और एक टेक्निक है कि आप जो भी प्लांट स्पीसीज है उसको वाइल्ड रिलेटिव के साथ क्रॉस कीजिए ताकि आप डिजीज रेजिस्टेंट बना पाएँ। तो सबका भी हम एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, सो लेट्स गो, स्टार्टिंग विद द कन्वेंशनल ब्रीडिंग टेक्निक। सो वही है, आप क्या करोगे, पहले जर्म प्लाज्म सबको कलेक्ट करोगे, रेजिस्टेंट सोर्सेज से उसको मतलब स्क्रीनिंग करोगे, फिर हाइब्रिडेशन करोगे, फिर सिलेक्शन करोगे एंड टेस्टिंग करके न्यू वेराइटी को रिलीज करोगे। ऑलराइट, जो अर्लियर मैंने एक्सप्लेन किया अभी थोड़ी देर पहले। सो आ गया सबसे बड़ा मुद्दा, डेट इज दिस वन एग्जाम्पल। सो कुछ ट्रिक दूंगा, उसके साथ आपको लर्न करते चलना। ठीक है, ये कुछ क्रॉप का वेराइटी है, ब्रीड है, जो कन्वेंशनल मेथड से डेवलप किया गया, जो कि रेजिस्टेंस है वेरियस डिजीज है। जैसे व्हीट एक क्रॉप है, उसने एक नया वेराइटी बना लिया जिसका नाम है हिमगिरी, और ये वेराइटी कौन सा बीमारी के लिए रेजिस्टेंस है, सो ये आपका रेजिस्टेंट है लीफ एंड स्ट्राइप रस्ट एंड हिल ब्लंट के लिए रेजिस्टेंट है। ये बीमारी से व्हीट का ये वेराइटी रेजिस्टेंट है, हिमगिरी, और इससे नीट का क्वेश्चन पक्का है। सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, सो अभी क्या होगा, आपका व्हीट का जो वेराइटी है, ठीक है, व्हीट एक पहाड़ है जिसका नाम है हिमगिरी। ठीक है, आपका माउंटेन है, बहुत बड़ा सा एक माउंटेन है जिसका नाम क्या है, हिमगिरी माउंटेन। तो व्हीट का वेराइटी क्या हो गया, हिमगिरी। माउंटेन को हम हिल बोलते हैं, तो बीमारी कौन सा था, हिल बंट से बच रहा है। और उस माउंटेन में तो आपको पता है पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं, तो पेड़ के बहुत बड़े बड़े पत्ते थे। ठीक है, इधर पेड़ उगते थे और पेड़ के जो है आपके बहुत बड़े बड़े पत्ते थे, और उस पत्ते में स्ट्राइप्स होया करते थे इस तरीके से, जैसे जेबड़ा के स्ट्राइप्स होते हैं ना, लाइन लाइन लाइन, इस पत्ते में स्ट्राइप होया करते थे। कौन से पहाड़ में, हिमगिरी पहाड़ में। ठीक है, सो व्हीट का वेराइटी है हिमगिरी, किसके अगेंस्ट है, तो हिल से हिल बंट, एंड पत्ते हैं तो देखना पत्ते में स्ट्राइप है, सेल लीफ एंड स्ट्राइप रस्ट। क्लियर है, ठीक से याद रखना, लर्न हो जाएगा, टेंशन मतलब आपको याद रह जाएगा। नेक्स्ट आते हैं ब्रसिका। ब्रसिका होते हैं सरसों तब, ठीक है, सरसों मास्टर्ड, और मास्टर्ड का फ्लावर होता है आपका येलो। तो जब आप लोग पुराना देखा होगा आपने रामायण महाभारत में सीरियल में, तो उनका जो मुकुट होता है वो सोने के कलर का होता है ना, येलो येलो कलर का, ऐसे याद रखो। तो उसे हम कहते हैं स्वर्ण पहनाया जा रहा है। ठीक है, सो ब्रसिका तो ये सरसों के लिए है, तो मास्टर्ड का फ्लावर होता है येलो, ऐसे याद रखना, येलो। तो उसे इसका जो वेराइटी है उसे हम स्वर्णिम कहते हैं, स्वर्ण से याद रखना, या करण राय भी कहते हैं। ठीक है, स्वर्ण या करण राय भी कहते हैं। और ये किसके अगेंस्ट इफेक्टिव है, मतलब किस डिजीज के अगेंस्ट में ये वेराइटी आपका इफेक्टिव है, तो वाइट रस्ट। क्या याद रखना, वाइट रस्ट, क्योंकि पीला के आगे जो है मुकुट के आगे वाइट मुकुट तो चलेगा नहीं, तो येलो मुकुट ही टिकेगा, डेट इज स्वर्मिन। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, सो पूसा सब में आएगा, बस उसका दूसरा वाला सेंटेंस आपको याद रख लेना है। ऑलराइट, ठीक है, ब्रसिका मास्टर्ड से येलो स्वर्मिन, करण राय भी कहते हैं हम इसे। ठीक है, जो कि वाइट रस्ट से रेजिस्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं कॉलीफ्लावर, फूलगोभी। फूलगोभी गोल होता है, सफ़ेद होता है, और उसमें डिजीशन से काला काला दाग लग जाएगा। ठीक है, तो गोल को हम सुब्रा भी कहते हैं। ठीक है, और स्नोबॉल, बर्फ़ का अगर मैं बॉल बनाऊँ तो क्या होता है आपका, सफ़ेद होगा। तो इसका जो वेराइटी है वो स्नोबॉल गोल होता है, एंड सुब्रा मतलब राउंड। ठीक है, तो स्नोबॉल K1 एंड सुब्रा किसके अगेंस्ट में, जो काला बीमारी करता है, डेट इज ब्लैक रूट पहला, एंड
कर ब्लाइट ब्लैक रूट, ठीक है, एक ब्लैक रूट है, फिर दूसरा में कर्लिंग हो जाता है इस तरीके से, और ब्लाइट ब्लैक रूट। सो कॉलीफ्लावर बोगा है तो बोगा और राउंड होता है, ठीक है। तो स्नोबॉल K1 एंड सुब्रा और काला के लिए रेजिस्टेंट है, दैट इज ब्लैक रूट एंड कर्ल ब्लाइट ब्लैक रूट। बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। काउ भी, काउ जो होते हैं कितने कोमल होते हैं, ठीक है, आप ऐसे ऐसे करते हैं ना जब दूध को निकाला जाता है तब, ठीक है। तो इसका जो वेराइटी वो है कोमल। और काउ में आपका बैक्टीरिया होता है मिथानोजेन, तो उस तरीके से याद रखना है बैक्टीरियल ब्लाइट के अगेंस्ट में रेजिस्टेंट है। ऑलराइट, लास्ट चिल्ली। तो चिल्ली डालते ही आपका स्वाद मस्त आ जाता है सब्जी वब्जी में, ठीक है, तो मतलब मज़ा आ जाता है। तो सदाबहार आपका दम, अरे यार यही चिल्ली चाहिए, सदा चाहिए हमको, तो सदाबहार आ जाता है चिल्ली खा के। तो चिल्ली का जो न्यू वेराइटी है वो है सदाबहार, पूसा सदाबहार। किससे अगेंस्ट में? तो इसे वायरस अटैक करते हैं, चिल्ली मोजाइक वायरस, तो बेको मोजाइक वायरस, ठीक है, इसे वायरस अटैक करते हैं। आई होप सो ये क्लियर है। इस टेक्निक से आपको याद हो जाएगा। 2-3 बार पढ़िए, एक बार में थोड़ी होगा, ठीक है। सो कन्वेंशनल ब्रीडिंग टेक्निक जो है वो काफ़ी लिमिटेड नंबर। सो गैस क्या होता है कि पार्ट में रिकॉर्डिंग करना पड़ता है, ठीक है, कट गया था वो, कि साइज खत्म हो गया, कट गया। सो देखिए कन्वेंशनल मेथड से आप ज़्यादा डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट्स उतना नहीं बना सकते, ठीक है। सो दूसरा मेथड है आप इंड्यूस म्यूटेशन करो, जानबूझ के म्यूटेशन करो। नाउ व्हाट इज म्यूटेशन? तो म्यूटेशन मतलब जेनेटिक को चेंज करना, ठीक है, बाय अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, व गामा रेडिएशन, या फिर कोई केमिकल से अप्लाई करके आप उसका जीन को चेंज करो, जेनेटिक मेकअप को चेंज करो, ठीक है। और इस तरीके से चेंज करो कि वो जीन जो होता है रेजिस्टेंस हो जाए डिजीज़ के लिए, ठीक है, और उसे आप बस प्लांट ब्रीडिंग में इस्तेमाल कर दो। ये काफ़ी मुश्किल है क्योंकि एक बार में आपका वो डिजायर जो जीन होता है वो रेजिस्टेंट बनता नहीं है, तो आपको बहुत बार करते रहना पड़ता है, ठीक है। सो इसका भी एक एग्जांपल देखेंगे। सो म्यूटेशन इस्तेमाल करते हैं ताकि एक न्यू डिजायरेबल कैरेक्टर बने जो कि पेरेंट में नहीं होता था, आप आर्टिफिशियली म्यूटेशन करके, ठीक है। सो म्यूटेशनल ब्रीडिंग इज द ब्रीडिंग बाय म्यूटेशन यूजिंग केमिकल और रेडिएशन लाइक गामा रेस, यूवी रेस टू प्रोड्यूस प्लांट विद डिजायरेबल कैरेक्टर। आपका जो भी डिजायरेबल कैरेक्टर था उसको आप म्यूटेशन करके देखिए, जेनेटिक मेकअप को चेंज करके बनाइए, ठीक है। उसका जैसा प्लांट को सेलेक्ट करके आप उसे ब्रीडिंग करवा देते हैं। ऑलराइट, तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं कि ऐसा ब्रीडिंग करके किसका भला हुआ। तो ऐसा एक मूंग बीन होता है इस तरीके से, देखिए ये फिगर में दिख रहा होगा आपको मूंग बीन, ये रहा, ठीक है, मूंग बीन। सो ये मूंग बीन में क्या होता है आपका, ये देखिए येलो 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 कलर का आपका जो होता है, इसमें येलो कलर का कुछ पाउडरी डिजीज टाइप होता है, ठीक है। और तो इसमें जो बीमारी होता है नॉर्मली ये मूंग बीन में वो होता है आपका पाउडर से याद रखना, पाउडरी मिल्ड्यू एंड योर टोबैको येलो होता है ना, तो येलो मोजाइक वायरस, ये 2 बीमारी से नॉर्मली ये बेहाल है, इसको प्रॉब्लम है। तो आप इसको इंड्यूस म्यूटेशन करा दो तो इसका जो नया वैरायटी बनेगा वो इनसे रेजिस्टेंट होगा। किससे? पाउडरी मिल्ड्यू से और आपका येलो मोजाइक वायरस से। तो वही ये देखिए कि इन मूंगा बीन, ठीक है, इन मूंगा बीन इस रेजिस्टेंस टू येलो मोजाइक वायरस एंड पाउडरी मिल्ड्यू, कैसे? बाय इंड्यूस बाय म्यूटेशन करके, सही है, म्यूटेशन करके। एंड नाउ कमिंग टू अनदर, दैट इज योर बाय मेटिंग विथ, बाय हाइब्रिडाइजेशन, क्रॉसिंग विथ, और थर्ड टेक्निक है ये, ठीक है, सेकेंड में इंक्लूडिंग होगा, थर्ड है क्रॉसिंग विथ वाइल्ड रिलेटिव के साथ क्रॉस करके डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट बनाया जा सकता है, वाइल्ड रिलेटिव के साथ क्रॉस करके, ठीक है। तो ये भिंडी है नॉर्मली एक, ठीक है, कौन सा नाम भिंडी है? तो इसका नाम है एबेलमोस्कस एस्क्यूलेंटस। क्या? एबेलमोस्कस एस्क्यूलेंटस, 2 बार बोलो, एबेलमोस्कस एस्क्यूलेंटस, ठीक है। ये नॉर्मली आपका क्या होता है, ये इफेक्टेड होता है येलो कलर से बना, तो ये नॉर्मली आपका येलो मोजाइक वायरस से इफेक्टेड है, ठीक है। तो इसको आप क्या उपाय किया जाए, ये तो एबेलमोस्कस एस्क्यूलेंटस जो भिंडी है ये पीड़ित है आपका येलो मोजाइक वायरस से, तो इसको आप क्या वेराइटी बनाई जाए कि ये मस्त रहे? तो क्या करेंगे, इसको हम वाइल्ड वेराइटी जो होता है इसका, जो भी वाइल्ड वेराइटी होगा, ठीक है, वाइल्ड वेराइटी उसके साथ आप क्रॉस कर दो,
वाइल्ड वेराइटी के साथ आप क्रॉस कर दो ऐसा बीमारी वाला भिंडी को, डेट इज एपल मस्कस एस्कुलेंटस को। अरे भाई घर का होकर तुम जंगली वालों से मिलोगे, ठीक है, जंगल वालों के साथ क्रॉस करोगे, वाइल्ड के साथ क्रॉस करोगे, ठीक है, इस पूरा जनरेशन में तुम क्रांति ला रहे हो क्या? तो इसको ऐसे याद रखना। तो जो न्यू वेराइटी बनेगा उसको आप बोलोगे परबानी क्रांति। क्या बोलोगे आप उसे? परबानी क्रांति, ठीक है, विच विल बी योर रेजिस्टेंट टू योर येलो मोजाइक वायरस, ठीक है। सो इस तरीके से बनेगा। इट रिजल्टेड इनटू ए न्यू वेराइटी ऑफ भिंडी जिसे एपल मस्कस एस्कुलेंटस ही बनेगा, बट उसमें उसे आप क्या बोलोगे? आप परबानी क्रांति, बिकॉज इट इज रेजिस्टेंट टू येलो मोजाइक वायरस। ऑलराइट, नाउ वो तो था आपका प्लांट ब्रीडिंग करके आप डेवलपिंग कर रहे हैं रेजिस्टेंट टू डिजीज, ये इंसेक्ट पेस्ट। डिजीज मतलब आपका बैक्टीरिया, फंगाई, वायरस कोस करेगा, और रेजिस्टेंस टू पेस्ट मतलब इंसेक्ट जो करेंगे, ठीक है, इंसेक्ट से जो अटैक करेंगे उनके अगेंस्ट में भी रेजिस्टेंस प्लांट बनेगा प्लांट ब्रीडिंग करके। कैसे कैसे, ठीक है, वो तो देखेंगे उससे पहले एग्जांपल। बट आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारा प्लांट को उसका मॉर्फोलॉजी या फिर उसका बायोकेमिकल या फिजियोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को मॉडिफाई व मैनिपुलेट या चेंज करके भी आप पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बना सकते हो। कैसे, तो उसका एग्जांपल पढ़ना है 1 by 1, ठीक है। सो बाय मॉडिफिकेशन ऑफ मॉर्फोलॉजिकल, बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स यू कैन मॉडिफाई ए प्लांट एंड दे विल बी इंसेक्ट रेजिस्टेंट। क्या क्या मॉडिफिकेशन आप कर सकते हो ये सब? जैसे कि हेरी लीव्स, अगर एक कॉटन प्लांट्स पे आपने इस तरीके से मॉडिफिकेशन किया कि उसका लीफ हेरी हो, तो उसमें आपका जेसिस्ट इंसेक्ट जो होते हैं ये अटैक नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और अगर वीट में आपने अगर हेरी लीव्स कर दिया मॉडिफाई करके, मॉर्फोलॉजिकली मॉडिफाई करके, तो वहाँ सीरियल लीफ बेटल्स अटैक नहीं करेंगे, रेजिस्टेंट बन जाएंगे, सिंपल। और अगर वीट में आपका सॉलिड स्टेम डेवलप करवा दिया आपने, ठीक है, तो वहाँ स्टेम सोफ्लाई नहीं आनेंगे, बिकॉज वो उसको प्रीफर नहीं करते हैं। सो देखिए सिंपल। सिमिलरली आपने एक ऐसा कॉटन का वेराइटी बना दिया जिसका लीफ जो है स्मूथ लीफ है और नेक्टरलेस, नेक्टर है नहीं, तो भाई कोई इंसेक्ट क्यों जाएगा वहाँ? तो जो बोलवर्म होते हैं वहाँ अट्रैक्ट ही नहीं होंगे, सो इट विल नॉट बी अटैक्ड बाय बोलवर्म। ऑलराइट, और आपने मॉडिफिकेशन करके एक ऐसा मेज बना दिया जिसमें एस्पर्टिक एसिड कंटेंट बहुत ज़्यादा हो, नाइट्रोजन और शुगर कंटेंट कम हो, तो उसमें क्या होगा? आपका मेज स्टेम बोरर अटैक नहीं करेगा। सो इस तरीके से आप मॉडिफाई करके बना सकते हो। एग्जांपल याद रखिएगा कि हेरी लीव्स कॉटन में हुआ तो व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट अटैक? एफाइड्स, जेसिड्स दे देगा एग्जांपल, तो जेसिड्स, ठीक है। वीट में हुआ तो सेरेल लीफ पेटल्स। सॉलिड स्टेम में रहा वीट में तो आपका स्टेम सोफ्लाई अटैक नहीं करेगा। कॉटन अगर आपका स्मूथ लीफ और नेक्टरलेस रहा तो बोलवर्म नहीं आएगा, ठीक है। और सिमिलरली मेज, हर चीज़ को याद रखना है। अब आते हैं, वो तो हमने मॉर्फोलॉजिकली मॉडिफिकेशन करके बना, बायोकेमिकल मॉडिफिकेशन करके, फिजियोलॉजिकल मॉडिफिकेशन करके। अब प्लांट ब्रीडिंग करके हमने क्या नया वेराइटी बना दिया, ठीक है। तो 3 इसमें याद रखना है। पहले तो 3 इंसेक्ट का नाम आप याद रखिए जो इसमें आएंगे, एफाइड्स, जेसिड्स एंड फ्रूट एंड सूट बोरर। फ्रूट एंड सूट बोरर क्यों बता रहा हूँ, तो अभी उसका भी आपको सिग्निफिकेंस पता चलेगा। सीरियली याद रखने में इसका फायदा है। एफाइड्स, जेसिड्स एंड फ्रूट एंड सूट बोरर, ये ज़्यादातर इंसेक्ट है जो अटैक करेंगे, ठीक है। सो क्रॉप क्या है? क्रॉप है ब्रासिका, मतलब मस्टर्ड। तो ब्रासिका को छेड़ा आपका एफाइड्स ने। किसने छेड़ा? एफाइड्स ने छेड़ा ब्रासिका को, ठीक है, रेप करने की कोशिश की, तो इसलिए ब्रासिका को रेपसीड भी कहते हैं, मस्टर्ड। ऐसे याद रखना है आपको। इंसेक्ट पेस्ट कौन है ब्रासिका का? तो एफाइड्स ने छेड़ा, तो उसको बचा लिया गौरव ने, नया वेराइटी गौरव बन के वो बच गया, ठीक है। इस तरह से याद रखना है, सो सिंपल। और वहीं अगर मैं डिजीज रेजिस्टेंस का बात करूँ, ये पेस्ट रेजिस्टेंट है, तो डिजीज रेजिस्टेंट में ब्रासिका, मास्टर्ड, येलो फुल, इस तरीके से येलो फुल होता है, तो स्वामिन, कारंद्राय भी कहते हैं। किसके अगेंस्ट है रेजिस्टेंस? तो वो आपका व्हाइट रस्ट। पर यहाँ में पेस्ट में अगेंस्ट में ब्रासिका को इज्जत लूटना है, एफाइट इंसेक्ट, तो पहला पोजिशन में तो देखिए पहला ब्रासिका है, ऐसा पढ़ेंगे 1 और ये 2 और ये 3, तो पहला में एफाइट था तो आ गया। ऑलराइट, सेकेंड है फ्लैट बीन क्रॉप। फ्लैट बीन देखिए इस तरह से पूरा फ्लैट होता है, सबका साइज सेम है, देखिए इधर बढ़िया से एकदम। तो इसका जो वेराइटी होता है ना उसे हम बोलते हैं सेम, ठीक है। सेम सेम से याद रख लेना फ्लैट बीन का। फ्लैट है तो सेम ही होंगे, ठीक है। तो सेम 2 सेम 3, पूसा सेम 2 पूसा सेम 3। और इसको ये तीनों है जो एफाइट, जेसिड्स, फ्रूट एंड सूट बोरर, तीनों अटैक करेंगे। सेकेंड वाले को तीनों अटैक करेंगे।
ऑलराइट। एंड थर्ड है आपका ओकरा, भिंडी। तो भिंडी को देखते ही आपने प्लांट को उगावा इस तरह से भिंडी, तो AK-47 आपने देखा और गोली मारना शुरू कर दिया भिंडी को, ढिसक्याओ ढिसक्याओ ढिसक्याओ, बम फोड़ रहे हो, ठीक है। तो भिंडी को देखते आपने क्या किया, सो AK-47, तो इससे आप क्या करोगे, 100 से याद रखोगे इसका जो वेराइटी है सवनी, पूसा सवनी, और इसका जो AK-47 का फर्स्ट और थर्ड लेटर लोगे, डेट इज AN4, डेट इज पूसा A4, ये न्यू वेराइटी है। और ये किसके अगेंस्ट है, तो थर्ड में हमारा क्या इंसेक्ट है, शूट एंड फ्रूट बोरर, तो ये किसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस है, तो शूट एंड फ्रूट बोरर। आई होप मैं यही सब कराते जा रहा हूँ, तो आराम से आपको याद रहेगा। ब्रासिका को छेड़ा, रेप किया एफेट्स ने, रेपसीड है वो, किसने बचाया वेराइटी, गौरव, ठीक है। फ्लैट विन फ्लैट है तो सेम है, सेम टू सेम 3, उसको तीनों अटैक करेंगे, F5 जैसी फ्रूट बोरर। और ओकरा भिंडी जो है उसको देखते हैं, आपको दिखा AK-47, 100 से 7 ही, AK-47 से A4 न्यू वेराइटी, किसके अगेंस्ट में, तो थर्ड में आपका फ्रूट एंड शूट बोरर था, तो ये इसके अगेंस्ट में रेजिस्टेंस है। ऑलराइट, आई थिंक ऑलराइट, आपको रिवीजन मारना ही पड़ेगा, सिर्फ मेरे पढ़ाने से नहीं होगा, ठीक है। सो 840 मिलियन से भी ज़्यादा लोग जो है एडुकेट, उनको खाना नहीं मिल पाता। 3 बिलियन से पीपल ज़्यादा ही है जो दुनिया में अभी तक आपका, जिसको अच्छे से प्रॉपर माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं मिल पाता, प्रोटीन नहीं मिल पाता, विटामिन नहीं मिल पाता, उनके शरीर में डिफिशियंसी होता है। और इसी डिफिशियंसी जो होता है आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स, विटामिन का, इसे हम कहते हैं हिडन हंगर। तो हिडन हंगर मतलब ये मत समझना भूख को छुपाना, हिडन हंगर मतलब उसमें डिफिशियंसी है भाई, ये सब उसको अच्छे से नहीं मिल पा रहा है, जैसे प्रोटीन, माइक्रोन्यूट्रिएंट, ये सब, ठीक है, हिडन हंगर चल रहा है। तो इसको कैसे ठीक किया जाए, तो इसको ठीक करने का तरीका है कि जो भी आपका एग्जिस्टिंग वेराइटी है उसमें आप न्यूट्रिएंट कंटेंट बढ़ा दो ना, प्रोटीन कंटेंट बढ़ा दो, विटामिन कंटेंट बढ़ा दो, ताकि सबको मिले, डिफिशियंसी ना रहे, ठीक है। इसका ये उपाय है हिडन हंगर का, और उस टेक्निक को हम कहते हैं बायोफोर्टिफिकेशन। ऑलराइट, सो ब्रीडिंग क्रॉप्स विथ हायर लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट इज कॉल्ड बायोफोर्टिफिकेशन, ताकि इससे आपका पब्लिक हेल्थ इंप्रूव हो पाए, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव क्या है बायोफोर्टिफिकेशन का, मेनली ऑब्जेक्टिव है कि आपका न्यूट्रिशनल क्वालिटी बढ़ाए, जैसे प्रोटीन कंटेंट क्वालिटी बढ़े, ऑयल का कंटेंट एंड क्वालिटी बढ़े, विटामिन कंटेंट बढ़े, ठीक है, इंप्रूव किया जाए सब कुछ, एंड टू इंप्रूव माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल कंटेंट, ताकि कोई भी बीमारी से, भूखमरी से और हिडन हंगर से ना मरे, सबको आराम मिले। सो एग्जांपल्स बहुत है, आपका हाइब्रिड जो बायोफोर्टिफिकेशन से बना है, जिसमें आपका न्यूट्रिशनल क्वालिटी इंक्रीज किया गया है। जैसे कि अगर मेज का बात करें, 2000 में, ईयर याद रखना, 2000 में कैसा हाइब्रिड मेज बना, जिसमें नॉर्मली एमाइनो एसिड का जो अमाउंट होता है उसका डबल हो गया, तो जो लोग खाएंगे उसको डबल अमाउंट का एमाइनो एसिड मिलेगा, तो ज़्यादा प्रोटीन बनेगा शरीर में, मस्त है। तो किस किस अमाउंट में ट्वाइस अमाउंट ऑफ एमाइनो एसिड बढ़ा, तो लाइसिन एंड ट्रिप्टोफैन, याद रखना, ईयर कौन सा, 2000। सिमिलरली एक व्हीट का वेराइटी ऐसा बना जिसमें आपका प्रोटीन कंटेंट बहुत ज़्यादा था, और उस व्हीट वेराइटी का नाम है एटलस 66, याद रखिएगा, प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा था। और राइस ऐसा बनाया गया, राइस को इस तरह से फोर्टिफिकेशन किया गया कि राइस में आपका 5 टाइम जैसा आयरन कंटेंट बढ़ गया, एंड आयरन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर ब्लड फॉर्मेशन, हेमोग्लोबिन में है, ठीक है, सो बॉडी बढ़िया होता है। और हमारा जो है डेट इज इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि न्यू दिल्ली में है, IARI, फुल फॉर्म का हमें सब जानना है। इन्होंने भी अभी तक आपका बहुत सारा वेजिटेबल क्रॉप्स मिनरल्स और विटामिन के साथ एनरिच करके बायोफोर्टिफिकेशन करके बनाए हैं, जो कि अवेलेबल है, तो इसको याद रखना है। जैसे कि विटामिन A एनरिच, कैरोट, पम्पकिन, स्पाइनिच, ऐसा कैरोट, पम्पकिन और स्पाइनिच बनाए जिसमें विटामिन A कंटेंट ज़्यादा है। विटामिन C कंटेंट टेंगा में होता है, ठीक है, तो बीटर गोर्ड, टोमेटो, भथुआ, मस्टर्ड। आयरन और कैल्शियम का कंटेंट आपका स्पाइनिच एंड भथुआ में बना दिया, ताकि सब्जी के बहाने आपको सारा न्यूट्रिएंट्स मिलते रहे। एंड प्रोटीन एनरिच बीन्स, कुछ ऐसा बीन्स बना दिया जिसमें प्रोटीन कंटेंट बहुत ज़्यादा हो गया, ताकि सबको मिल पाए। ब्रॉड बीन हो गया, लेबलब बीन हो गया, फ्रेंच बीन हो गया, एंड सम गार्डन पीस ऑल्सो। सो NCERT है तो भैया इसको भी याद रखना ही पड़ेगा। जैसे कैरोट, पम्पकिन में आपका विटामिन A एनरिच बन गया था, अकॉर्डिंग उन्होंने बढ़ाया था IARI ने, समझ रहे हो। सो वी कैन स्किप नथिंग, याद तो रखना ही पड़ेगा। नाउ कमिंग टू सिंगल सेल प्रोटीन। भाई सिंगल सेल प्रोटीन क्या है? प्रोटीन का डिमांड दुनिया में इतना बढ़ते जा रहा है ना कि नॉर्मली जो रेट से प्रोडक्शन है उससे नहीं होने वाला है,
ठीक है। सो कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे स्पाइरुलिना हो गया, क्लोरेला हो गया, एक बैक्टीरिया है मिथाइलोफाइलस मिथाइलोट्रोपस, वो बैक्टीरिया हो गया, इसका प्रोडक्शन, इसका जो ग्रोथ रेट है बहुत ज़्यादा है। तो इसके मदद से हम इतना ज़्यादा इनका ग्रोथ रेट करवाते हैं और इनके थ्रू से प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट करते हैं ताकि हमको एक समय में अल्टरनेट सोर्स ऑफ प्रोटीन बहुत सारा मिल पाए। ठीक है। सो सिंगल सेल प्रोटीन मतलब इट इज़ एन अल्टरनेट सोर्स ऑफ प्रोटीन ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन न्यूट्रिशन। जैसे स्पाइरुलिना एक ब्लू ग्रीन अलगे हो गया, कैसे होता है देखिए। उससे पहले एक डाटा है कि एक 250 kg का गाय, ठीक है, कितना प्रोटीन कंटेंट करता है आपका, सिर्फ 200 ग्राम प्रोटीन पर डे बनाता है। ठीक है। बट अगर एक 250 ग्राम का आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे एक बैक्टीरिया है मिथाइलोफाइलस मिथाइलोट्रोपस अगर आप ले लो, ठीक है, सिर्फ 250 ग्राम का माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसको सारा एडिक्वेट कंडीशन दो, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल स्टेज में अगर उसको ग्रो कराने का कोशिश करो तो आपको 25 टन प्रोटीन पर डे दे सकता है। तो दिख रहा है भैया कितना प्रोडक्शन बढ़ गया। एक गाय 200 ग्राम हर दिन दे रहा है और ये 250 ग्राम का माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब आप इसको ग्रो कराओगे तो 25 टन प्रोटीन पर डे बना सकता है। ठीक है। ऐसा क्यों है? इट इज़ ड्यू टू देयर हाई रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन एंड ग्रोथ। काफ़ी जल्दी उसका प्रोडक्शन होता है, मतलब सेल डिवीजन होता रहता है। सिमिलरली स्पाइरुलिना ये प्रोटीन, मिनरल्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट में काफ़ी रिच है और इसको आप आराम से नॉर्मली भी ग्रो कर सकते हो। ठीक है, इंडस्ट्रियल स्टेज में। सो इट इज़ ग्रोन ऑन मटेरियल लाइक वेस्ट वाटर फ्रॉम पोटैटो प्रोसेसिंग प्लांट। पोटैटो प्लांट जो होता है फैक्ट्री, वहाँ का वेस्ट वाटर में ग्रो होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ स्टार्च कंटेंट होगा। ठीक है। स्टोस, मोलेसेस, एनिमल मैन्योर, सीवेज, इस सब में आराम से ग्रो हो जाएंगे और आपको अल्टरनेट प्रोटीन सोर्स मिल गया। एक्सट्रैक्ट कीजिए बाद में। तो ये इको फ्रेंडली भी है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन भी आपको नहीं कर रहा है। समझ रहे हो? सिमिलरली आपका और एक एग्जाम्पल हो गया क्लोरेला, उससे भी आप बनाएंगे प्रोटीन। उसे स्पेस एल्गी भी कहते हैं हम, जो कि चैप्टर 2 में क्लास 11 का पढ़ा हुआ है। नाउ कमिंग टू टिश्यू कल्चर। ठीक है, टिश्यू कल्चर। अब आते हैं हम टिश्यू कल्चर में। व्हाट इज टिश्यू कल्चर? सो टिश्यू कल्चर कुछ नहीं है, सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है। देखिए, एक प्लांट हो गया, ठीक है, एक ऐसा प्लांट हो गया। आप बोल रहे हो मुझे यही प्लांट चाहिए, ये प्लांट को मुझे एग्जैक्ट ग्रो करवाना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इस प्लांट का एक छोटा सा टुकड़ा हो तो सेल्स, हो फिर टिश्यू या फिर कोई भी ऑर्गन को आप काट के निकाल लोगे इस तरीके से, और ये जो टुकड़ा हुआ प्लांट निकलेगा इसे आप बोलोगे एक्स प्लांट। क्या बोलोगे? एक्स प्लांट। ठीक है। अब इस एक्स प्लांट को आप क्या करोगे, मीडियम में आप इसे एक कल्चर मीडियम में ले लोगे जो कि एसेप्टिक स्टेराइल कंडीशन में रहेगा, कोई डिजीज फ्री, मतलब कोई कंटामिनेशन नहीं रहेगा, और उस मीडियम में आप सारा न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करोगे। न्यूट्रिएंट मीडियम रहेगा। ठीक है, न्यूट्रिएंट मीडियम। और इस एक्सप्लांट को आप वहाँ डालोगे। कुछ समय बाद आप देखोगे जब सारा कंडीशन मीट रहेगा तो एक्सप्लांट का दुनिया भर का वहाँ ग्रुप ऑफ सेल्स बन जाएगा, गुच्छा बन जाएगा इस तरीके से, और इस गुच्छे को आप बोलते हो कैलस। क्या बोलोगे? कैलस। और जैसे ही कैलस बन गया तो इसे आप क्या करोगे, दूसरा मीडियम में आप ट्रांसफ़र कर दोगे जिसमें इसका ग्रोथ हो पाए, इसका रूट और शूट सिस्टम निकल पाए। तो इसमें आपका ऑक्सिन और साइटोकाइनिन आप डाल दोगे। साइटोकाइनिन ग्रोथ रेगुलेटर। ऑक्सिन से क्या होगा, आपका रूट सिस्टम डेवलप होना चालू होगा इस तरीके से, और साइटोकाइनिन से 100 से याद रखना शूट सिस्टम डेवलप स्टार्ट होगा और आपका नया प्लांट बन जाएगा। ठीक है। और ये जो नया प्लांट एग्जैक्ट पेरेंट की तरह बने, इस प्लांट को एग्जैक्ट है ना, और ये प्लांट का हम सोमाटिक सेल लिए हैं तो ऐसा बोलते हैं सोमा क्लोन्स। क्या बोलते हैं? सोमा क्लोन्स। और ये टिश्यू कल्चर मेथड से आप एक बार में हज़ार प्लांट बना सकते हो, और उस हज़ार प्लांट बनाने को टेक्निक को हम कहते हैं आपका माइक्रो प्रोपेगेशन। क्या? माइक्रो प्रोपेगेशन। मैं पूरा कंसेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लैंग्वेज बता दूंगा। ठीक है। और ये जो एक्सप्लांट है जिससे आपका पूरा नया प्लांट बन गया, तो इस एक्सप्लांट का क्या पावर है, तो इसको हम बोलेंगे टोटीपोटेंट। टोटीपोटेंसी। टोटीपोटेंसी मतलब एक सेल से पूरा प्लांट को या पूरा ऑर्गेनिज्म को गिव राइज करना। सो यही है सारा कंसेप्ट, सिंपल सा। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट। सो टिश्यू कल्चर में क्या होता है, इट इज ए टेक्निक ऑफ ग्रोइंग प्लांट सेल हो या टिश्यू हो या ऑर्गेन इन ए स्टेराइल कल्चर मीडियम अंडर कंट्रोल एसेप्टिक कंडीशन। ठीक है। द एबिलिटी टू जनरेट ए होल प्लांट फ्रॉम एनी सेल्स या एक्स प्लांट इज कॉल्ड टोटीपोटेंसी। ठीक है।
एंड एक्स प्लांट इज एनी पार्ट ऑफ द प्लांट जो आप ग्रो करोगे इन ए टेस्ट ट्यूब अंडर स्टेराइल न्यूट्रिएंट मीडियम कंडीशन, सारा न्यूट्रिशन देके। न्यूट्रिएंट मीडियम में सब कुछ होना पड़ेगा, जैसे कार्बन सोर्स लाइक सुक्रोज, इनऑर्गेनिक सल्ट होना पड़ेगा, विटामिन होना पड़ेगा, अमाइनो एसिड होना पड़ेगा, एंड ग्रोथ रेगुलेटर लाइक ऑक्सिन जो रूट बनाएगा, एंड साइटोकाइनिन जो शूट सिस्टम बनाएगा। ऑलराइट, and the method of producing thousands of plant in a very short time through tissue culture is called as micropropagation, ऑलरेडी बता दिया। एंड दिस प्लांट विल बी जेनेटिकली आइडेंटिकल टू ओरिजिनल प्लांट, इसलिए इस प्लांट को आप क्या बोलोगे, सोमा क्लोन्स। और अभी तक आपका टोमेटो, बनाना, एप्पल्स ये सब बन चुका है ये मेथड से, ठीक है। तो सिमिलरली ऐसे दिखा रहा हूँ मैं, देखिए कैरेट लिया गया, उसको धोया गया, सब कुछ किया गया, उसका सेल्स को रखा गया पेट्री डिश में, न्यूट्रिएंट मीडियम में ट्रांसफ़र किया गया, ग्रुप्स ऑफ सेल्स बना, उसका गुच्छा बना कैलस। फिर इस कैलस को आपने डेवलपमेंट मीडियम में डाला जहाँ आपने ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन दिया ताकि रूट और शूट सिस्टम डेवलप हो जाए, और आपका न्यू प्लांट बन गया। सिंपल, डन। सो चलिए अब आते हैं नया एक टर्म, डेट इज मेरिस्टेम कल्चर। सेम है टिश्यू कल्चर ही मेरिस्टेम कल्चर, बट मेरिस्टेम कल्चर में क्या है आपका, ये एक सपोज एक प्लांट है, ठीक है, ये वायरस इन्फेक्टेड है, क्या वायरस इन्फेक्टेड, और आपको चाहिए इसी प्लांट से एक हेल्दी प्लांट चाहिए, तो आप क्या करोगे, वायरस जो है मेरिस्टेम रीजन में अटैक नहीं कर सकता, ठीक है, बिकॉज दे डिवाइड कंटिन्यूअसली। तो आप क्या करोगे, इस प्लांट का आप मेरिस्टेमेटिक सेल लो एंड सिमिलरली न्यूट्रिएंट मीडियम में डालो, फिर से आप दूसरा न्यूट्रिएंट मीडियम में डालो ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन के साथ, तो आपका नया प्लांट बन गया। तो इसी कल्चर को हम बोलते हैं मेरिस्टेम कल्चर। टिश्यू कल्चर से आपका मेरिस्टेमेटिक सेल को लेकर किया जा रहा है, इसलिए इसे हम मेरिस्टेमेटिक कल्चर बोलते हैं। इसका रिजल्ट क्या होता है, तो आपने ये जो डिजीज वायरस इन्फेक्टेड प्लांट था, आपने मेरिस्टेम लेके कल्चर करके आपने जो प्लांट बनाया वो वायरस फ्री है, डिजीज फ्री है। ऑलराइट, सो टिश्यू कल्चर इज ऑल्सो सीन क्यों, फॉर रिकवरिंग हेल्दी प्लांट फ्रॉम डिजीज प्लांट। डिजीज प्लांट से आपको हेल्दी प्लांट लेना है। द मेरिस्टेम इट विल बी फ्री ऑफ वायरस फ्रॉम इन्फेक्टेड प्लांट इज रिमूव एंड ग्रोन इन वाइट्रो टू ऑब्टेन वायरस फ्री प्लांट। वही टिश्यू कल्चर मेथड्स है, और ऐसा करके साइंटिस्ट ने बनाना, शुगर कैन एंड पोटैटो भी बना चुका है मेरिस्टेमेटिक कल्चर करके। ऑलराइट, नाउ कमिंग टू योर लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज योर सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। तो सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन है क्या, तो सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन कुछ नहीं है, तो सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन फिगर है क्या यहाँ, ओके। सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन नहीं है, चलो मैं बता देता हूँ, यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए। सोमैटिक हाइब्रिडेशन में क्या होगा, अब तो अलग अलग स्पीसीज के सेल लोगे, ठीक है। जैसे मैं ये टोमेटो को ले रहा हूँ सेल, ठीक है, टोमेटो सेल, पोटैटो ले रहा हूँ, तो भाई इनका जो है सेल वॉल भी होगा, सेल मेम्ब्रेन, फिर क्या होगा, इनका सेल वॉल भी होगा, सिमिलरली उसका भी सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के बाहर क्या है आपका सेल वॉल, ठीक है, दो सेल ले लिया, ये सब है। आप क्या करोगे, इसमें से रिमूव करो, रिमूव क्या, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। अब सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन रिमूव कर दोगे तो बचेगा क्या, हाँ, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन से रिमूव कर दोगे तो बचेगा क्या, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, और साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। सो आपका बचा क्या, प्रोटोप्लाज्म, नेकेड प्रोटोप्लाज्म, और इसका सेल का पेरेंट सेल ले रहे तो प्लोडी क्या होगा, टॉयसिन। इस नेकेड प्रोटोप्लाज्म को फ्यूज करा दोगे ताकि आपका हाइब्रिड पेरेंट बने, और प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन कराता है केमिकल जिसका नाम है पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल, क्या, पैक, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल। तो ये आपका बन गया रिजल्ट हाइब्रिड, जिसका प्लोडी कितना होगा, टॉयसिन प्लस टॉयसिन 4n। प्लांट में टेट्राप्लोडी, सब प्लोडी चलता है, ठीक है। तो ऐसा प्लांट को आप बोलोगे सोमैटिक हाइब्रिड, और इस टेक्निक को बोलते हैं सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। और टोमेटो और पोटैटो को जो मिला के प्लांट बनेगा इसको हम बोलते हैं पोमाटो। ये एक ऐसा प्लांट है जिसमें नीचे में आलू रहेगा, ऊपर में टोमेटो रहेगा एक ही प्लांट में, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन गाइस। सो लेट्स स्टार्ट। सो सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन में इट इज द फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट फ्रॉम टू डिफरेंट वेराइटीज ऑफ प्लांट, ठीक है, जिससे टोमेटो और पोटैटो लिया विद डिजायरेबल कैरेक्टर, ताकि आपका हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट मिल पाए। उस हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट को आप फ्यूजन कराओगे विद द हेल्प ऑफ पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल, ताकि आपका न्यू प्लांट मिल पाए, जिससे आप क्या बोलोगे, सोमैटिक हाइब्रिड, ठीक है। सो प्रोटोप्लास्ट को आप आइसोलेट कर सकते हो आफ्टर डाइजेस्टिंग द सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन ऑफ द प्लांट सेल दैट यू विल सेलेक्ट।
सो इसका एग्जांपल है प्रोटोप्लास्ट ऑफ टोमेटो एंड पोटैटो को आपने जो लेके बनाया तो उसका रिजल्ट होगा पोमेटो। और पोमेटो कैसा दिखता है तो इस तरीके से, देखो भैया इस तरीके से ये प्लांट गिरा हुआ है तो नीचे में आपको दिखाई देगा आलू और ऊपर में जो है आपका उगेगा क्या, टोमेटो। ठीक है, तो ये हाइब्रिड प्लांट पे आपका कैरेक्टर होगा टोमेटो और पोमेटो का दोनों का। बट सारा डिजायर कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होता, लाइक डिजीज फ्री सब नहीं होता, तो इसलिए इसका कमर्शियल यूटिलाइजेशन काफ़ी कम है। ऑलराइट, सो गाइस काफ़ी लंबा चैप्टर था और मैंने ऐसा नहीं छोड़ा कि ट्रिक्स आपको बाद में बताऊँ, सब कुछ यहीं में डाल के ख़त्म कर दिया। ठीक है, सो आई गाइस होप यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग और आपका दिमाग में रहे। ठीक है, अगर अच्छा लगा तो यार अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना और कमेंट करना, कोई डाउट हो तो भी पूछना, और कोई इम्प्रूवमेंट या फीडबैक दैट इफ़ आई नीड टू इम्प्रूव माई वीडियोज़ या तरीका या फिर एनी, सो यू कैन प्लीज़ गिव मी फीडबैक ऑन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, सो इसी तरीके से अपना प्यार बरसाए रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी बताइए एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।